अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डायोड। चेक कर लीजिए, टाइप्स ऑफ डायोड। टाइप्स ऑफ डायोड। टाइप्स ऑफ डायोड में सबसे पहला आप चेक करिए जेनर डायोड। सबसे पहले है आपके पास जेनर डायोड। आ जाए जेनर डायोड। ये जेनर डायोड जो है, इट इज यूज्ड एज voltage controller, ZENER, Zener diode. It is used as voltage controller. अब इस एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, it is used in मोड। ये सर्किट में it is used in parallel to a device which is protected by the help, which is protected from high voltage, by the help of the Zener diode. It is used in parallel to a device which is protected from the high voltage by the help of this Zener diode. जेनर डायोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिला कि ये वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करता है, एक रिवर्स बायस में यूज होता है, दो ये जिस डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसके पैरेलल में जोड़ा जाता है, तीन ये कुछ पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इस जेनर डायोड की खासियत क्या है कि इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक्स जेनर डायोड का कैसा है, ये जो यहाँ देख रहे थे ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस्ड में, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, ये जेनर डायोड के लिए IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो सर्किट में हम यूज होता देखेंगे, जनरली ये DC सर्किट में काम आता है, DC सर्किट विथ जेनर डायोड।
यहां हम कुछ इनपुट वोल्टेज देने वाले हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ जेनर डायोड है जो रिवर्स में लगा हुआ है सर्किट में और किसी डिवाइस को बचाने का काम करेगा। लोड रेजिस्टेंस RL, ये हो गया डिवाइस जिसे बचाने का काम कर रहा है ये जनरेटर। अब ये डिवाइस को कैसे बचाएगा पे विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इनके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यदि VB से ज्यादा हो गया, इनके एक्रॉस जो वोल्टेज है जैसे ही VB पर पहुंचेगा और यदि VB से ज्यादा होने की कोशिश करेंगे तो देखो जेनर डायोड का वोल्टेज क्या VB से ज्यादा हो सकता है? नहीं। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा उसका वोल्टेज, उससे जितना करंट जाना है जाए, रेजिस्टेंस उसका 0 हो जाएगा। जेनर डायोड की क्या खासियत है कि रिवर्स वोल्टेज एक ब्रेकडाउन वोल्टेज तक जब पहुंच जाता है उसके बाद उसका वोल्टेज नहीं बढ़ता, जितना करंट जाना है जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है 0। फिर से मैं बोलता हूं, जेनर डायोड की क्या खासियत है कि एक खास रिवर्स वोल्टेज के आने पर डिप्लीशन रीजन खूब बड़ा हो गया और डिप्लीशन रीजन जब बड़ा हो गया तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, लेकिन ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा एक खास वोल्टेज के आने पर अचानक से, क्योंकि जब डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी तगड़ी हो जाएगी तो वहां जो बाउंड होगा वो अपने आप टूटने लगेगा, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट होने लगेंगे, वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे और ड्रिफ्ट करंट अचानक से बढ़ जाएगा और डिप्लीशन रीजन के मतलब उस डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कितना, उसे ही हम कह देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे टूटना शुरू हो गया उससे ज्यादा वहां पोटेंशियल ड्रॉप अब हो नहीं सकता। तो जेनर डायोड की क्या खासियत हो गई कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसके बाद वोल्टेज उसके डायोड के क्रॉस कांस्टेंट हो जाएगा और करंट जो वहां अचानक से बढ़ा उसके पीछे कारण बना बॉन्ड का टूटना डिप्लीशन रीजन में। इस इवेंट को हम लोग कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। करंट अचानक से बढ़ता है एक और कारण से, उस दूसरे कारण को कहते हैं एवलेंच ब्रेकडाउन। पहले ये वर्ड मुझे बताओ कि किसी मूवी में या कहीं पे एवलेंच वर्ड देखा है, सुना है? वो जो बर्फीले रीजन में पहाड़ियों पर अचानक से वो बर्फीले तूफान आते हैं, इस टाइप का कुछ एवलेंच उसके लिए यूज करते हैं। तो सोचो जब रिवर्स बायस है सिस्टम डायोड, जेनर डायोड, तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, माइनॉरिटी मतलब एन साइड में होल्स या पी साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेट होकर अगल बगल वाले जो बाउंड्स हैं उनको धक्का देकर उसे तोड़ते हैं और फिर जनरेट होता है नया इलेक्ट्रॉन होल का पेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही तगड़ी और वो फिर से दोनों एक्सेलरेट होता है इलेक्ट्रॉन, अब वो और दो को तोड़ देता है, वो दो और जनरेट हो गए नया, 4 को और तोड़ेगा, 4 और जनरेट हो गए नया, 16 को और तोड़ेगा। तो अचानक से मूव करने वाले करंट जिसके कारण है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर का नंबर बढ़ने लगता है और अचानक से बहुत तेजी से बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत हाई, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड, 2 और टूटे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और टूटे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और टूटे, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए और टूटे। ये आइडिया जो है, इस तरह से यदि अचानक से बढ़ा है करंट तो उस ब्रेक होने के इवेंट के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एवलेंच ब्रेकडाउन। तो 2 तरह के ब्रेकडाउन हुए, कौन से 2 ब्रेकडाउन बताना? तो यहाँ जेनर ये जो ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन 2 तरह का दिखता है। एक दिखता है जेनर ब्रेकडाउन
जेनर ब्रेकडाउन, और दूसरा दिख रहा है हमें एवलेंस ब्रेकडाउन। एक तो हो गया जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा हो गया एवलेंस ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं, ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, इनके बारे में बताइए। तो डिप्लीशन रीजन में बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर जब बाउंड टूटकर करंट ड्रिफ्ट के कारण बढ़ जाता है, उनके लिए टर्म हम यूज कर रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन। जेनर डायोड में डिप्लीशन रीजन में जेनर ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस में होता है। और माइनॉरिटी कैरियर के मूव करते वक्त जब वो बाउंड टकराता है, किसी बाउंड से इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है और वो फिर और दो को तोड़ते हैं, फिर वो और चार को तोड़ते हैं, ऐसा जब बढ़ना शुरू होता है, इससे जब करंट बनता है बहुत ज्यादा, तो इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। तो दो तरह के ब्रेकडाउन हो गए। किसी भी डायोड में करंट किसके कारण बढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पता कर लिया कि ये दो तरह के कारण हो सकते हैं, या तो एवलेंस ब्रेकडाउन हो सकता है या जेनर, या दोनों का मिला जुला इफेक्ट, तीसरा कोई कारण नहीं है। और इसकी क्या खासियत मैंने बताई, फिर से सुनो। रिवर्स बायस मान लो ये जेनर ब्रेकडाउन है, मान लेते हैं जेनर ब्रेकडाउन मान लेते हैं, या ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट से। तो इसका मतलब है कि यदि ये जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस 10 वोल्ट कांस्टेंट बना रह सकता है, ये इसका लिए जो वी सेफ ये हो जो है, इसके लिए वी सेफ है 10 वोल्ट। तो उसके बगल में ऐसा एक हम लगाएंगे जेनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाए, वी सेफ के बराबर। जिससे क्या होगा कि यदि कभी 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट आया इस पेयर के पास, तो इस पेयर के पास ज्यादा वोल्ट आने पर क्या होगा कि करंट गुजरने लगेगा इस डायोड से सारा का सारा, और पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट रह जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से बढ़ नहीं पाएगा। और वो जो मटेरियल, जो डिवाइस जिसके पैरेलल में आपने ये डायोड लगाया, वो सेफ रह जाएगा, किससे, हाई वोल्टेज के आने से। तो सोचो आप लोग, आजकल तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काफी कॉन्शियस है, लेकिन कई बार ये न्यूज में आता है कि ट्रांसफार्मर ही फूक गया, या फिर घर के अप्लायंसेस चले गए किसी हाई वोल्टेज के आने पर। तो अप्लायंसेस कैसे चले जाते हैं, उनको बचाने का क्या काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। यदि डीसी वाला अप्लायंस है तो उसके साथ पैरेलल में यदि हम लगा दें एक डायोड, तो डायोड कैसे बचा लेगा। यदि बाय चांस हाई वोल्टेज आ गया तो डायोड क्या करेगा, खुद से करंट को जाने के लिए स्वतंत्र कर देगा। और उससे कौन बच जाएगा, उससे बच जाएगा अपना वो जो बगल में डिवाइस जिसे हम बचाना चाह रहे थे। तो डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो पैरेलल में आप लगा रहे हैं रिवर्स में, वो कितना रखना चाहिए, जितना सेफ वोल्टेज कहा गया है, मैक्सिमम सेफ, उस डिवाइस को बचाने के लिए। यदि उससे ज्यादा वोल्टेज आएगा बाई चांस इस पैरेलल के पास, तो वो करंट जो होगा वो मैक्सिमम गुजर जाएगा इस डायोड से होके, तो जो बगल वाला आपका डिवाइस है वो अफेक्टेड नहीं होगा, उसके क्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो डायोड ने उसे कंट्रोल किया हुआ है, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज सेफ वोल्टेज के बराबर ही मिलेगा। फिर से मैं समझाऊं कि डायोड का क्या काम है, यहाँ जेनर डायोड का काम है कि बचाना हाई वोल्टेज से। कैसे बचाएगा, तो जेनर डायोड की खासियत है रिवर्स बायस में एक खास वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होने पर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट के लिए स्वतंत्र रास्ता बन गया, जाओ भाई जितनी करंट जानी। और डायोड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स हो गया, और चूंकि डायोड के पैरेलल में है ना आपका अप्लायंस, तो अप्लायंस का भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना डायोड का है। क्या ये आइडिया क्लियर है। डायोड की क्या खासियत हो गई है कि डायोड एक पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स बना करके रखेगा, किसके लिए, तो आप कह रहे हैं डिवाइस को सेफ रखने के लिए। और जेनर डायोड का जो सिंबल है उसे देखिएगा, सिंबल ऑफ जेनर डायोड, सिंबल ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड के लिए सिंबल है, डायोड हम कैसे बनाते थे, एरो बनाते थे, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे डायग्राम बना देते हैं। अब इसमें टेढ़ा मेढ़ा बनाते वक्त मैं अंदाजे से बना देता हूँ, किताब का भी देख लेना, ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा है, यदि इसके अपोजिट होगा तो अपोजिट, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है केवल किसके लिए, जेनर डायोड। यदि स्ट्रेट रहता है तो नॉर्मल डायोड, और यदि टेढ़ा मेढ़ा है
तो जेनर डायोड। तो ये डायोड के लिए हम ध्यान रखें कि डायोड क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को बचाने का काम कर रहा है हाई वोल्टेज से। यूज कैसे करते हैं, पैरेलल में अटैच करते हैं। किस तरह से बायस्ड करते हैं, तो रिवर्स बायस्ड करते हैं। रिवर्स बायस्ड करने पर एक उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू सेफ जो है आपके डिवाइस को बचाने के लिए वोल्टेज, उसके बराबर रखते हैं। यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इस डायोड वाले पेयर पे, डायोड और डिवाइस के पेयर पे आया, तो क्या होगा, अधिकतर करंट भाग जाएगा इस डायोड से होके, इस तरह से कि डायोड के क्रॉस पोटेंशियल तो फिक्स हो चुका है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, और बगल वाले जो अप्लायंस है उसमें भी चूंकि दोनों पैरेलल में, उसमें उतना ही वोल्टेज रहे। उसके लिए जितना करंट जाना होगा वो जाएगा लोड रेजिस्टेंस से और बाकी चला जाएगा डायोड से। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने, मैं पेज चेंज करूं, आपने ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखा जिसमें यहां पर लगा हुआ था 50 वोल्ट, ये लगा हुआ है जेनर डायोड, और यहां पर रेजिस्टेंस है 5 ओम, और यहां पर वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है, और यहां पर रेजिस्टेंस है 20 ओम। ध्यान दीजिएगा। तो अब सोचो, ये जो है अभी सेफ है या नहीं, आपको डिसाइड करना है। डिवाइस सेफ है या नहीं, तो इसका वी सेफ आपको बताया गया है। वी सेफ इसका बताया गया है कितना, तो वी सेफ बताया जा रहा है इसके लिए 10 वोल्ट, और ये वी बी जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये वी सेफ के बराबर है 10 वोल्ट। मुझे ये बताइए कि अभी इस सिचुएशन में यहां पर डायोड से होकर एम और एन के बीच करंट गुजर रहा होगा या नहीं गुजर रहा होगा? क्योंकि बगल वाला 10 वोल्ट है। कब? जब यहां से गुजरने वाला करंट सारा का सारा किधर से गुजर करके जाए, यहां से गुजर करके जाए। तो देखिएगा आर एल वाला कितना हो जाएगा वैल्यू, तो आई का वैल्यू हो गया 50/20 + 5, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, और वी एल कितना हो जाएगा, आई इंटू आर एल, ये हो जाएगा 2 × 5, दैट इज 10 वोल्ट। तो अभी ये डायोड रिवर्स बायस में चैन से बैठा हुआ है, इधर से कोई करंट नहीं गया, और ये 10 वोल्ट मेंटेन है। अगले स्टेप में कहेगा, इस एग्जांपल में अगले स्टेप में कहेगा कि यदि ये 15 वोल्ट को चेंज करके कर दिया जाए 75 वोल्ट, 75 वोल्ट, ये चेंज कर दिया गया है, ये 75 वोल्ट कर दिया गया है। और अब आपसे कहा गया है, अब आपसे कहा गया है when 50 volt is replaced by 75 volt cell, then find current passing through the diode, passing through the diode या जेनर डायोड सोन। आपको ये एनालाइज करना है डायोड से कितना करंट जाएगा। यहां देखिएगा 20 ओम, ये जेनर डायोड, आपस में कहानी ना सुनाए,
यहाँ पर 75 वोल्ट 75 लगाया है ना। नेक्स्ट यहाँ लोड रेजिस्टेंस चेक कर लो, कितना दिया गया है 5 ओम, और V सेफ कितना कहा गया है 10। अब सोचो यदि 3 एम्पियर गुजरता और दोनों से गुजरता 20 ओम और 5 ओम से, तो 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाता 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, आपका डिवाइस टाटा बाय बाय। पहले ये समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम ये मानते हैं सॉल्व करते वक्त ये से यहाँ से आई गुजरा, यहाँ से गुजरा और ऐसे चला आया, हमने मान लिया V ब्रेकडाउन जो है वो V सेफ के बराबर है। और यहाँ पर मैंने माना, मानने में क्या जाता है, पहले मैंने यही माना, तो I का वैल्यू कितना दिख रहा है, I का वैल्यू 75/20 + 5, ये हो गया 3 एम्पियर, और V लोड कितना हो गया I × R लोड 3 × 5 15, इट इज ग्रेटर देन V सेफ, तो नॉट अप्रोप्रिएट। ये आइडिया बेकार है, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों, ये समझ में आ गया क्या गड़बड़ है, ये समझ में आया। तो 3 एम्पियर निकाल के क्यों बैठे हुए हो, सोचो और थोड़ा सोचो क्या किया जाए। जेनर डायोड की क्या खासियत कि ये वोल्टेज फिक्स कर देता है, हाई यदि फूकने की बारी आती है तो डिवाइस को बचा लेता है। तो डिवाइस को बचा लेता है का मीनिंग समझो, डिवाइस को बचा लेता है इसका क्या मीनिंग कि आप लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम सेफ से ज्यादा वोल्टेज आते नहीं देखोगे। यदि ऐसा करंट आ रहा है तो ये उधर से नहीं गुजरेगा। तो सोचने का रास्ता देखिए, अगला स्टेप आप फिर से सोचना शुरू करिएगा, तो ऐसे सोचिएगा कि यहाँ पर ये जो है ना VB V सेफ, और ये हो गया 10 वोल्ट, और ये होगा कांस्टेंट। यहाँ आ जाओ, लोड रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो यहाँ से गुजरने वाला I1 कितना हो जाएगा 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। ये तो पक्का हो गया कि 2 एम्पियर इधर से जाए, और चूंकि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना वोल्ट होना पड़ेगा, यदि यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ कितना होना पड़ेगा, ये 75 वोल्ट था, तो 75 - 10, ये हो गया 65 वोल्ट। क्यों भाई, अरे 75 कैसे होगा, आप देखो ना 10 और 65 मिल के ही तो 75 होगा, और वो दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस 10, चाहे डायोड ले लो चाहे वो लोड रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट कितना गुजर रहा होगा, ये जो I0 देखोगे ये कितना देखोगे 65/20, ये कितना हो जाएगा 20 60, 5 आएगा, डेसिमल 50 आएगा, 20 × 40, 3.25 एम्पियर। इधर कितना गया है 2 एम्पियर, तो इधर कितना गया होगा 3.25 - 2, that is 1.25 एम्पियर। क्या ये मैं उम्मीद करूं कि थोड़े कोशिश से समझ में आएगा, वो सुबह आएगी, तो जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन फिर देता हूं ऐसा ही, ये टफ क्वेश्चन कहलाता है, ये टफ क्वेश्चन कहलाता है 12th के बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा भी टफ नहीं है कि एग्जाम में और आप गलत करके। तीन स्टेप में कैलकुलेशन करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में तो सीधे काम कर गए और पता कर लिया कि लोड रेजिस्टेंस बचा कि गया और चला गया, तो अब नया रास्ता ढूंढोगे, वोल्टेज उसका फिक्स कर दो, दूसरे रेजिस्टेंस में देखो क्या होगा और फिर कहानी आगे बढ़ाओ।
यहाँ जेनर डायोड वाले पॉइंट्स में एक पॉइंट और ऐड कर देना, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। जेनर डायोड के लास्ट वाला लाइन, लास्ट पॉइंट एक और ऐड कर देना, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। जेनर डायोड जहां प्रॉपर्टी लिखा है ना, वहां ये भी लिख देना, इट इज हाईली डोप्ड। कभी कभी यही पूछ देता है कि डोपिंग कैसा होता है पीएन जंक्शन जेनर डायोड में, हाईली डोप्ड। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये 20 ओम, यहां पर फिर से वैसा ही दे रहा हूं। ये 100 वोल्ट। ये वी सेफ के लिए कहानी आपको बनाना है। आर लोड ये 5 ओम। आपको वी सेफ बता दिया गया है 10 वोल्ट। वी ब्रेक डाउन वी सेफ के बराबर है 10 वोल्ट। इसके क्रॉस ये ब्रेक डाउन जो लिखा गया है डायोड के लिए। अब आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड करंट पासिंग थ्रू जेनर डायोड, पासिंग थ्रू द जेनर डायोड। जेनर डायोड से कितना करंट गुजर रहा होगा, कैलकुलेट करिए कॉपी पे, फिर बताइए। सॉल्व करते वक्त पहले तो हमने क्या मान लिया, ये सारे करंट यहीं से जा रहे थे, तो I हो जाएगा 100/20 + 5 = 4 एम्पियर। लेकिन V लोड क्या हो जाएगा, I × R लोड 4 × 5 20 which is greater than V safe, not appropriate। ये तरीका जो है काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह से होने पर अपना डिवाइस बचेगा नहीं। यदि ऐसा है तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो अब हम लोगों को दूसरे अंदाज में सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर कितना हो गया होगा 10 वोल्ट फिक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10/5 2 एम्पियर। यहाँ कितना हो गया होगा, यहाँ हो गया होगा 90 वोल्ट, क्योंकि इधर 10 है तो वहां 90, और 90 वोल्ट तो इधर से आने वाला करंट क्या हो गया होगा I0 90/20 4.5 एम्पियर। तो यहाँ से कितना गया होगा 4.5 - 2 दैट इज 2.5 एम्पियर। तो क्या ये आइडिया समझ में आ गया? आंसर कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। क्या इसको मैं टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में रखूं या अब ओके की तरफ है, साधारण सा क्वेश्चन? आपको यदि लगता है ऐसा कि आप कर सकते हैं तो अगला वाला बिना ज्यादा कैलकुलेशन के आंसर लिख दीजिएगा, ठीक ना। ये हमने कह दिया 25 वोल्ट है, यहाँ पर 20 ओम, और यहाँ पर ये जेनर डायोड, ये यहाँ पर जो है सेफ वाला हमने कह दिया 5 ओम, और वी सेफ कह दे रहे हैं, वी सेफ कह दे रहे हैं 7 वोल्ट या 10 वोल्ट, वी सेफ कह दे रहे हैं 10 वोल्ट। अब आपको बताना है वी ब्रेक डाउन वी सेफ, ये भी क्वेश्चन में कह दिया गया। ये जेनर डायोड तो दिख ही रहा है। फाइंड करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड, फाइंड करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड। ऐसा क्यों लग रहा है?
तो चेक कर लीजिए, V पहले हम सॉल्व करते वक्त क्या मान लेते हैं, क्या सोचना शुरू करते हैं कि करंट ऐसे गया होगा। तो I हम नॉर्मली मान लेते हैं 25/20 + 5 दैट इज 1 एम्पियर। V लोड इक्वल्स टू I इंटू R लोड, I दैट इज 1 इंटू 5 दैट इज 5 वोल्ट। तो आप देखेंगे इट इज लेस देन V मैक्सिमम सेफ। मैक्सिमम सेफ 10 वोल्ट तक था, इसका मतलब ये बच्चा रहेगा इस पे भी। तो करंट जो निकला होगा ना वो I, यहाँ I देख रहे हैं 1 एम्पियर, यहाँ I 1 एम्पियर, और ये सेफ बना हुआ है, इसका मतलब I डैश क्या हो जाएगा, 0। तो I डैश या I जेनर डायोड, जेनर डायोड से होके अभी कोई करंट गुजरने की आवश्यकता नहीं है। अभी जेनर डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले रेंज में बैठा देगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज वहां रहेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और आप मुझे बताओ, एसी पढ़ा आपने, उस समय मैंने चर्चा की, और आप अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस को मैच करके देखो, घर का लगा बल्ब कब फ्यूज करता है, लो वोल्टेज के कारण कि हाई वोल्टेज आने पे अचानक, तो हाई वोल्टेज पे। तो ये जो सेफ वोल्टेज होता है ना, मैक्सिमम सेफ, लोअर नहीं लिमिट होता है, अपर लिमिट, मैक्सिमम सेफ, उससे ऊपर जाएगा तो फ्यूज। बात समझ में आई? तो आपको जो ये सेफ दिया गया रहेगा ना, मैक्सिमम सेफ, उससे नीचे है ओके, उससे ऊपर गया तो टाटा बाय बाय हो जाता, इसलिए बचा लेगा डायोड, क्योंकि करंट बाकी कहां से भेज देगा, वो खुद से होकर इस तरह से कि वो कांस्टेंट रह जाए पोटेंशियल मैक्सिमम सेफ के पास, उससे बढ़े ना। डायोड कहां पर कांस्टेंट रखेगा, मैक्सिमम सेफ वाला, उससे बढ़ेगा। ये आइडिया क्लियर है? तो हम लोगों ने डायोड के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली। पेज चेंज करें, जेनर डायोड का ये था आइडिया। दूसरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेड। लेड को पढ़ते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। आप जब अपना चार्जर लगाते हो सॉकेट से, तो उसमें रेड कलर का एक बल्ब जलता दिखता है छोटा सा, दैट इज लेड। आजकल तो घर में आप बल्ब लगाते हो 250-400 रुपए का खरीद के, 250-300-400 रुपए का, वो भी है लेड। और लेड वाला आपसे कहता है कि भाई आप ये बल्ब ले जाओ, अभी तो पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन बिजली बिल बहुत कम आएगी, उसकी ये खासियत है। मतलब ये वेरी लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट करता है। तो आप कहते हैं लेड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल कैसे बनाएंगे, तो सोच रहा हूं मैं सिंबल बनाने के बारे में। तो ये ऐसे बनाया डायोड, और यहां से लाइट बाहर आ रही है, तो लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल हो गया। अच्छा, लाइट डायोड से लाइट निकल के आएगा, इसका मतलब हम क्या चाहेंगे? अब पहले तो ये सोचो कि आखिर ये लाइट आएगा कैसे। देखिए, जो आपका डायोड होगा, पीएन जंक्शन डायोड, उसके मटेरियल में कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो आप ये जानते हो ना कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और वैलेंस बैंड में जो होल है, इनके बीच में एनर्जी गैप है। तो यदि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के रिकम्बाइन होता है, तो क्या यहां से एक फोटोन निकल के नहीं बाहर आएगा? और फोटोन एनर्जी कितना कहोगे? फोटोन एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर। फोटोन एनर्जी कितना होना चाहिए? इस गैप के बराबर। और आप सोचो ना, के सेल, एल सेल से के सेल में आता था, तब भी तो आप देखते थे बाहर निकलता था फोटोन, यहां भी बाहर निकलेगा फोटोन। अब ये लाइट, यही तो है लाइट। कब हो कहलाता है ये फोटोन लाइट? जब वेवलेंथ होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। और इसके अलावा यदि कुछ है, उसको लाइट हम नहीं बोलते। लेकिन ईएम वेव तो तब भी है, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, लेकिन ईएम वेव तो वो है ही।
तो लाइट इमिटिंग डायोड की क्या खासियत हुई, फिर से मुझे बताइए कि मटेरियल में जो होल और इलेक्ट्रॉन जब भी कभी कंबाइंड होंगे तो क्या मिलेगा हमें, लाइट। और यदि लाइट मिलेगा, यदि यही कंटिन्यूअस मिलने लगे तो हम कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड की प्रॉपर्टीज में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट का एनर्जी होगा, फोटोन एनर्जी, वो फोटोन एनर्जी किसके बराबर होगा, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप तो एक मिनिमम एनर्जी गैप लिखते हैं, ये या इसके बड़ा, थोड़ा और ऊपर से आया हो, थोड़ा और ऊपर से आया हो, ये डिफरेंस ये या इससे ज्यादा। तो यहां हमने ये देख लिया, इफ Eg इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा। अच्छा एक काम करो, पहले याद करो हम लोग लिखते थे लाइट लैम्डा रेड, लैम्डा वायलेट, पहले लैम्डा वायलेट के बारे में बताओ, कितना, 4000 के आसपास। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना हो जाता था, Hc बाय लैम्डा 12400 बटे 4000, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा रेड के लिए सोचो 8000 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, Hc बाय लैम्डा 12400 बटे 8000, तो ये हो जाएगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं इन्हें देखकर, इफ Eg, इससे देखकर, इस आइडिया को देखकर आप लिख सकते हैं, इफ Eg is greater than 1.5 and less than 3.1 electron volt, is if Eg 1.5 less than 3.1 volt electron volt, then photon light will comes out when electron recombines with holes. Free electrons recombine with holes. तो आपको ये लिमिट पता चल गया कि एनर्जी गैप जो लाइट इमिटिंग डायोड का होना चाहिए वो किस रेंज में होना चाहिए, 1.5 से 3.1 के बीच, 1.55 से 3.1 के बीच, और बेहतर यदि देखना चाहते हो तो 1.55 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। यदि इसके बीच में है एनर्जी गैप, तो जब भी कंबाइन करेगा इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है हर एक डायोड में, तो हमें क्या मिलने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने वाला, फोटोन मिलने वाला है, और वो विजिबल रेंज में होगा, इसीलिए ये लाइट इमिटिंग डायोड कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है एनर्जी गैप का बताओ क्या होना चाहिए लेड बनाने के लिए रेंज, तो 1.55 एनर्जी गैप जो होगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इससे अलग क्यों नहीं हो सकता भाई, इससे अलग होगा तो कंबाइन तब भी होगा, फोटोन तब भी आएंगे, हमें दिखेगा नहीं। फिर से बताऊं, यदि इससे अलग होगा एनर्जी लिखना सबके समझ में आया या फिर से समझाऊं, एनर्जी सबके समझ में आया। 12400 वो Hc बाय लैम्डा सॉल्व करते वक्त याद है ना कि 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाता है। कभी कभी 12420 और एक्चुएट के लिए यूज करते हैं। ये 12400 को यदि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में डालकर डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाता है। फोटोन के लिए ये वैलिडेटेबल।
बाकी के कैलकुलेशन के लिए थोड़ा अलग। तो लाइट इमिटिंग डायोड के लिए आप लिमिटेशन बताओ, क्या लिमिटेशन दिख रहा है? एनर्जी गैप होना चाहिए एक खास रेंज में, तो उससे कंबाइन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन होल तो लाइट मिलेगा मुझे विजिबल। और अब मुझे बताओ, लाइट इमिटिंग डायोड से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लाइट कभी कभी आए या हमेशा आए? हमेशा आए माने कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन। कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन हो मतलब करंट कंटिन्यूअस फ्लो भी हो रहा होगा और कंबाइन हो रहा होगा, और ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब ये फॉरवर्ड बायस्ड में हो, ज्यादा कंबाइन हो, ज्यादा तगड़ी लाइट रे मिले। तो हम ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड लेड। यहाँ स्टार मार्क देके नोट करिए, स्टार मार्क देके नोट करिए, lead is used in forward biased। आप लेड को कैसे यूज करोगे? तो फॉरवर्ड बायस्ड में यूज करोगे। अब बताओ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा? आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेड। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लेड का कैसे बनेगा? तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है फॉरवर्ड बायस्ड वाला, सीधा सीधा ये बना दो, काम खत्म। फॉरवर्ड बायस्ड वाला आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना दो आप, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हम लोगों ने क्या देखा कि लेड फॉरवर्ड बायस्ड में यूज होगा जिससे रिकॉम्बिनेशन बढ़े, ज्यादा हो। एनर्जी गैप एक खास रेंज में होगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा फॉरवर्ड बायस्ड वाला। तो यदि इस पॉइंट तक आप चले आए तो नेक्स्ट यहां आप एक और ध्यान रखिए, करंट का वैल्यू रेड वायलेट के लिए अलग अलग, यहां अलग अलग कलर के लिए अलग अलग ये ग्राफ ऐसे हम लोग बनता देख रहे होते हैं। कई बार कलर के हिसाब से चर्चा करना पड़ जाता है कि तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग ये बन जाता है ग्राफ। आप लोग चौराहे पे, रोड पर आप जाएं तो चौराहों पे पहले देखा करते थे मरकरी लैंप लगा हुआ या वेपर, सोडियम वेपर लैंप लगा हुआ, जिसको ऑन करते थे और लगता था वो 5-7 मिनट में गर्म होके आराम से ऑन होता था। याद है आप लोगों को या आपने कभी देखा ही नहीं है? येलो कलर के लाइट वाला जो जल रोड पे लाइट जलाया जाता था, उसमें टाइम लगता, बहुत दिनों पे पता चलता था कि वो बल्ब फ्यूज हुआ है, अब कोई नगर निगम वाले के दिमाग में आएगा तो बदलेगा 6 महीने में कभी एक बार। और आप उसके बारे में ये सोचते थे कि लाइफ कम होता है, ये सोचते थे कि ऑन होने पे ज्यादा टाइम लेगा, ये सोचते थे कि इसका रिप्लेस करना पड़ेगा जल्दी क्योंकि वो जल्दी मरेगा, मतलब ज्यादा दिन उसका लाइफ नहीं होता। तो इस तरह के बातों के बाद आपको एक पॉइंट दिया जाता है कि एडवांटेज क्या है लाइट इमिटिंग डायोड के यदि हम यूज करते हैं आर्क लैंप के बदले लाइट इमिटिंग डायोड। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ। दूसरा एडवांटेज क्या दिख रहा है? नो ऑन ऑफ टाइम जो है मिनिमम दिख रहा है। ऑन ऑफ टाइम जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है फास्ट ऑन ऑफ टाइम, फास्ट ऑन ऑफ टाइम। तीसरा आपको दिख रहा है लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन।
आप यदि इसी तरह देखते हैं तो ये कुछ इसके एडवांटेज हो गए। तो डिसएडवांटेज के बारे में सोचें। हाई कॉस्ट, कॉस्ट थोड़ा हाई होता है। ये लाइट जो देता है, इसमें एडवांटेज में एक और एडवांटेज फोर्थ लिख दीजिएगा। लाइट इज अप्रोक्सीमेटली मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक वर्ड सोचो ना, ये एनर्जी गैप है यदि रेड कलर के लिए, उस लेड को जलाने पर रेड कलर ही निकल के आएगा। एनर्जी गैप है वायलेट के बराबर, तो वायलेट लाइट निकल के आएगा। एनर्जी गैप है येलो कलर के बराबर, तो येलो कलर के फोटोन की जो एनर्जी होता है, एनर्जी गैप उसके बराबर है तो येलो कलर निकल करके आएगा। तो ये जो लाइट आता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर से भी आ सकता है, थोड़े ज्यादा नीचे तक जा सकता है वो कंडक्शन बैंड में। तो इस अंतर के कारण मैंने अप्रोक्सीमेटली टर्म यूज किया है। वो 1.55 आप जैसे कह रहे हैं एनर्जी गैप, तो वो 1.57 भी हो सकता है, 1.56 भी हो सकता है, लेकिन 1.5 तक तो कॉमन ही है ना, तो अंतर बड़ा हल्का सा आएगा, वो येलो ही रहेगा। तो मोनोक्रोमेटिक इनसे लाइट हमें मिलती है। तो हम लोगों ने लेड के बारे में सोचा। आप रिकॉल करिए, एक था जेनर डायोड, एक था लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग जेनर डायोड में हमने कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दिया कि लाइट आए, या वहां से लाइट निकल के नहीं आया, इसमें लाइट निकल के आया। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस सोचो तो, लाइट इमिटिंग डायोड था ना, तो इसका रिवर्स प्रोसेस सोचो तो फोटो डायोड। ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, यदि इस पे हम लाइट डालें, इस पे हम लाइट डालें और इसका जो फोटोन का एनर्जी है Fc/λ, यदि ये बराबर हो गया एनर्जी गैप के, या बड़ा हो गया एनर्जी गैप के, तो क्या करेगा सोचो। इलेक्ट्रॉन को मिलेगा कंडक्शन बैंड वाले, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को, और ये कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड। और इससे क्या होगा, वैसा ही बिहेवियर हुआ जैसे बाउंड टूटा हो, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हुए। तो ये लाइट देना कहां पर है आपको, जिससे कि करंट बढ़ जाए अचानक। तो ध्यान से देखिए, ये लाइट आप देना चाहेंगे डिप्लीशन रीजन पे। कहां पे देना चाहेंगे, डिप्लीशन रीजन पे, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। और यहां पर ये पी साइड हमने देखे और ये एन साइड हमने देखा। और आप मुझे ये बताइए कि हम करंट का वैल्यू अचानक बढ़ता महसूस करेंगे या नहीं, कि बाउंड टूटने लगा लाइट के आने से। और डिप्लीशन रीजन बड़ा कब मिलेगा, फॉरवर्ड बायस्ड में या रिवर्स बायस्ड में, रिवर्स बायस्ड में। तो यदि रिवर्स बायस्ड में हमने जोड़ के रखा है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बहुत से बनने लगेंगे, जिसके कारण रिवर्स करंट अचानक से बढ़ जाएगा। और इसी आइडिया पर ये बेस्ड है, ये इसी आइडिया पर बेस्ड है कि लाइट जैसे ही आएगा रिवर्स करंट बढ़ जाने वाली। अब ये कैसे यूज करते हैं, तो यहां एक पॉइंट आपको पता चला, इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड मोड, रिवर्स बायस्ड मोड। क्योंकि सोचो, यदि फॉरवर्ड बायस्ड होता तो वैसे ही करंट बहुत हाई रहता है, यदि उसमें थोड़ा बहुत मैं बदलाव भी करूं तो कोई पता नहीं चलता।
रिवर्स बायस्ड में माइक्रो एम्पियर में करंट रहता है, और लाइट आई और अचानक से करंट बढ़ के मिली एम्पियर में आ गया, तो तुरंत पता चलेगा कि हाँ भाई लाइट आई। और ध्यान से सोचो कि आपने एक बर्गलर अलार्म डिजाइन किया, घर से बाहर घूमने छुट्टियों में जा रहे थे, आपने दरवाजे के एक तरफ ये डायोड का डिप्लीशन रीजन रखा हुआ है, और दूसरी तरफ आपने एक इंफ्रारेड लाइट जाने की व्यवस्था, इंफ्रारेड रे जो कि आंखों से नहीं दिखता, जाने की व्यवस्था कर रखी है, जो कंटिन्यूअस पहुंच रहा है डिप्लीशन रीजन पे। तो रिवर्स वाला करंट काफी हाई होगा, और एक चोर आता है और वो पैर रखता है दरवाजे के भीतर, तो जो दरवाजे के लेफ्ट से राइट जा रही थी इंफ्रारेड रेज, वो तो रुक गई, और जैसे ही रुकेगी तो डिप्लीशन रीजन पे आने वाली लाइट क्या हो गई, कम, और डिप्लीशन रीजन पे आने वाली लाइट कम हो गई तो वहां से गुजरने वाला करंट क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही करंट कम हुआ तो उससे एसोसिएट करके रखा हुआ था हमने एक अलार्म, तो जैसे ही करंट कम हुआ तो अलार्म बजने लगा, और अलार्म बजने लगा तो चोर तो टेंशन में आ जाएगा कि भाई घर में कोई है। क्यों? क्योंकि वो अचानक से पैर रखता है और अलार्म बजना शुरू हुआ, पैर हटा लेगा, फिर से पैर रखेगा, फिर से अलार्म बजेगा, लेकिन फिर भी चोरी हो सकता है। अलार्म उस घर में मत लगाओ जहां कोई है ही नहीं, बगल वाले पड़ोसियों को देके आओ अलार्म, भाई ये बजे तो देख लेना मेरे घर को थोड़ा सा। तो आप बर्गलर अलार्म जो डिजाइन करेंगे, या ऐसा कोई सिस्टम जिससे ऑप्टिकल सिग्नल को ऑब्जर्व किया जाए, तो ऑप्टिकल सिग्नल को ऑब्जर्व करने वाला जो कैपेबिलिटी है वो भी इससे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल सिग्नल को प्रोसेस करने का काम ये डायोड करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेस करने का काम, बर्गलर अलार्म बनाने का काम ये करेगा। और इसको फॉरवर्ड बायस्ड में रखेंगे या रिवर्स बायस्ड में रखेंगे? रिवर्स में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यदि फॉरवर्ड में रहेगा ना तो पहले ही फॉरवर्ड में हाई करंट रहता है, लाइट के आने या जाने से जो थोड़ा बहुत डिप्लीशन रीजन, थोड़ा बहुत जो बाउंड टूटा भी, तो उसका कोई इफेक्ट हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको किस फॉर्मेट में रखते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स में। क्यों रखते हैं रिवर्स में, फिर से बताओ? क्योंकि रिवर्स में रहेगा तो रिवर्स में यदि लाइट नहीं आ रहा है तो माइक्रो एम्पियर में करें, और रिवर्स में यदि डिप्लीशन रीजन पे लाइट आया तो मिली एम्पियर में, माइक्रो से मिली 1000 टाइम्स ज्यादा हो गया, अचानक से बढ़ जाएगा। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है? रिवर्स बायस्ड में यूज हो। अच्छा, जेनर डायोड फॉरवर्ड यूज होता था या रिवर्स? रिवर्स। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बनाते ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ। और ये बताओ लेड किस में यूज करते थे, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड, क्योंकि वहां कंबाइन होता था, जितना कंबाइन होता था ज्यादा, उतना ज्यादा कंटिन्यूअस मुझे करंट वो लाइट के फॉर्म में आते दिखता था। उसके आगे बढ़ो, यदि आप फोटो डायोड की बात करते हैं तो ये किस में यूज होता है? रिवर्स। फोटो डायोड कैसा यूज करेंगे? रिवर्स। और इट इज यूज्ड, ये किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड to make an alarm. Self operational door. अरे डोर कई ऐसे रहते हैं ना, पहुंचो गेट खुल जाएगा, तो सेंसर वाला, तो सेंसर किसका बनेगा? यही है, ऑप्टिकल। आप पहुंचे तो गेट पे वो जो वही जो लाइट का है इंटेंसिटी बदला, और उस बदलाव के कारण स्विच ऑन या ऑफ हुआ, जिसके कारण गेट ओपन हुई। क्या ये आइडिया समझ में आया? तो सेल्फ ऑपरेशनल डोर और ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा क्या बना सकते हैं? ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं इससे, ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। बर्गलर अलार्म बना सकते हैं, सेल्फ ऑपरेशनल डोर के लिए सिस्टम बना सकते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में इसे यूज कर सकते हैं। और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर लो। आईवी
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या था ये, फोटोडायोड, फोटोडायोड। तो ऑप्टिकल ध्यान से देखिएगा, ये तो रिवर्स बायस्ड में है और ब्रेकडाउन का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पूछ देता है इंटेंसिटी I1 I2 I3 में जो लाइट आया था डिप्लीशन रीजन पे कौन सा बड़ा है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज I1 I2 I3। तो आप क्या कहेंगे, I1 से ज्यादा होगा I2 और I2 से ज्यादा होगा I3। ज्यादा इंटेंसिटी वाले लाइट आया होगा तो ज्यादा फोटोन आए होंगे, ज्यादा बाउंड टूटा होगा और ज्यादा बाउंड टूटा होगा तो ज्यादा करंट मिला होगा। तो जिसमें ज्यादा करंट है उस डायोड पे, उस ऑप्टिकल उस फोटो डायोड पे आने वाला इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा रही होगी। क्या ये इससे हम पता कर लेंगे कि कौन सा इंटेंसिटी ज्यादा है, जिसमें करंट ज्यादा मिला वो वाली इंटेंसिटी ज्यादा है। कौन कौन से डायोड की जानकारी मिली फिर से बताओ, जेनर डायोड, लेड लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड। और लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। लाइट इमिटिंग में लाइट हमें मिलता है जब करंट फ्लो करता है डायोड से, और फॉरवर्ड बायस्ड में यूज होता है। और रिवर्स बायस्ड में हम फोटो डायोड को देखते हैं, जब लाइट आता है इस पे तो करंट बढ़ जाती है उस रिवर्स डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई। जो डायोड का एक लास्ट टाइप आपके सामने है, इसे कह रहे हैं सोलर सेल। सोलर सेल की कहानी कैसे बनता है, तो सोलर सेल की कहानी कैसे बनता है, हाँ आइए, सोलर सेल की कहानी कैसे बनता है। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन इधर है, मान लेते हैं पी साइड, और इधर मान लेते हैं एन साइड। और ध्यान से देखना, नीचे क्या करते हैं, एक प्लेट लेकर इस एन साइड के बेस को कवर कर देते हैं। जैसे बैटरी के नीचे में देखते हो ना एक प्लेट होता है, अरे नॉर्मल टॉर्च वाला बैटरी खरीदोगे तो एक निगेटिव साइड में प्लेट रहता है। अब यहाँ पर ये जो प्लेट है ये एक टर्मिनल का काम कर रहा है और दूसरे टर्मिनल का काम करेगा ये ऊपर वाला अब ध्यान से सुनो, क्या होगा कि यहां हम प्लेट से नहीं कवर कर सकते। यहां क्या करते हैं, यहां जैसे छलनी होता है, आटा छलने के लिए, गेहूं के आटे में कोई कंकर वंकर ना हो तो रोटी बनाने से पहले आटे को छलने के लिए छलनी, वैसा छलनी जैसा एक प्लेट बनाकर उस प्लेट को ऊपर सेट करते हैं। और होता ये है, ऊपर वाला लेयर पतला रखते हैं, ये थिन लेयर, यहाँ जो अपर लेयर है ये थिन लेयर है, और किसके कंपैरिजन में, नीचे वाला लेयर थिक लेयर। होता क्या है, लाइट आई, इस डिप्लीशन रीजन तक लाइट को भेजा मैंने, तो कैसे जाएगा डिप्लीशन रीजन तक लाइट, ऊपर में यदि प्लेट लगा दोगे तो भीतर तो लाइट जाएगी ही नहीं। और डिप्लीशन रीजन तक लाइट तभी भेज पाओगे जब ऊपर वाला लेयर थिन हो, यदि थिक होगा तो लाइट तब भी डिप्लीशन तक नहीं पहुंचेगी। और डिप्लीशन पर जैसे ही आएगी तो डिप्लीशन में ध्यान से देखो, पहले से क्या बना होता है, माइनस 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 वाला, प्लस 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 प्लस, ये पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनी रहती है ऐसे। अब ध्यान से देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बने, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना तो इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाला है ये बता दो मुझे,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके कहां पहुंच जाएगा? नीचे वाले टर्मिनल पे आता जाएगा सारा इलेक्ट्रॉन जो वहां टूट रहे हैं वो नीचे, और होल कहां जमा होता जाएगा? ऊपर। और अब मुझे बताओ कि क्या यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट हो गया लाइट आने पर? यही बना सोलर सेल, ये खुद सेल में बदल गया है तो पीएन जंक्शन डायोड, और यहां इसका नेचर कैसा हो गया? सेल के जैसा। अब यदि यहां कोई बल्ब वल्ब लगाएंगे तो वो जलने लगेगा। तो आप जो सोलर सेल का यूज करके बल्ब जलाते हो वो यही है। क्या ये आइडिया क्लियर है? ऊपर वाला लेयर कैसा है? थिन। क्यों? कि लाइट को डिप्लीशन रीजन पे भेजना है। सर ऊपर में ही भेज देते तो क्या नहीं होता, बीच में पी में ही डाल देते, वहां भी बाउंड टूट जाता, बाउंड टूट जाता तो भाई ड्रिफ्ट कैसे करता? इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिप्लीशन रीजन में है। बात समझ में आई? यदि इलेक्ट्रॉन होल मैंने बीच में तोड़ दिया पी में या एन में, तो बीच में तोड़ दिया तो वो थोड़े ना ड्रिफ्ट करेगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? डिप्लीशन रीजन में। इसलिए डिप्लीशन रीजन में तोड़ना है मुझे। और डिप्लीशन रीजन में बाउंड टूटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करके गया नीचे, नेगेटिव सारे जमा हुए, वो नेगेटिव पोल बन गया, ऊपर पॉजिटिव बन गया। तो जब ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलेगा यहाँ। और सोलर सेल में ये आपके सामने डायग्राम बन गया। अब इसका जो एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा? आपने मुझे बता दिया ये सारे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फॉरवर्ड वाला हो गया, एक रिवर्स वाला हो गया, एक रिवर्स वाला ये ब्रेकडाउन के साथ हो गया। ये किसके लिए था? ये लेड के लिए था। ये किसके लिए था? तो ये याद करो किसके लिए था यार? ऑप्टिक फोटो डायोड के लिए, फोटो डायोड के लिए। और ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ किसके लिए था? ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ जेनर डायोड के लिए, जेनर डायोड के लिए। तीनों का मिल गया कि नहीं मिल गया आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स? लेकिन इसका कैसे देखेंगे? तो यहाँ कोई फॉरवर्ड रिवर्स बायस छोड़ दो, जब कुछ भी नहीं है तो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो यहाँ पर जो करंट होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। तो आपके उस क्वाड्रेंट में ये है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां ना तो जेनर डायोड का था, ना लेड का था, और ना ही फोटो डायोड का था। तो फोटो डायोड, लेड और जेनर डायोड से अलग इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका? सोलर सेल का। सोलर सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? वो अलग ही क्वाड्रेंट में है। और आप यहां देख रहे हैं चौथा टाइप ऑफ डायोड, और ये हो गए डायोड के सारे टाइप। ओके, होगा तो इसके कुछ मैं क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। इनके कुछ जो नोट्स मुझे कुछ किताबों में दिखे, वो मेरे पास फोटोग्राफ है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अपने नोट्स को थोड़ा इनरिच कर लीजिएगा। और अगले टर्न पे ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, और लॉजिक गेट्स उसके अगले टर्न पे, या पहले लॉजिक गेट्स फिर ट्रांजिस्टर, जैसे भी कंफर्टेबल। वहां ट्रांजिस्टर पहले करना पड़ेगा क्योंकि एक लॉजिक गेट में ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।